मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद है। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब ये मामला शुरू हुआ था कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और चैंपियंस ट्रॉफी का एक मामला था, फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ, ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई जिसे हम हाइब्रिड मॉडल की एक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अब अगर कोई दूसरा मुल्क भी चाहता है कि वो भी कोई हाइब्रिड मॉडल की तरफ चला जाए तो फिर आईसीसी उसको अलाउ नहीं करता। जब आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि कोई मुल्क आपके दूसरे मुल्क में जाके खेलना नहीं चाहता, तो फिर अब बांग्लादेश के मामले में आईसीसी का ये दोहरा मेयार क्यों है? क्या कमज़ोर टीम होने की वजह से है? क्या हिंदुस्तान होने की वजह से है? आखिर मामला क्या है? माजी में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है? क्या फ्यूचर आप इसका देखते हैं? बांग्लादेश ने दोबारा भी दरख्वास्त की है कि जी आप हमें खिलाएं, लेकिन किसी और मुल्क में। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद। दरअसल मामला ये है कि इस वक्त भारत जो है वो क्रिकेट का दादा और हुंडा बना हुआ है, क्योंकि उसे अपने पैसे पे बड़ा जोम है। और आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जो अभी बोर्ड मीटिंग हुई थी बांग्लादेश के मामले पर आईसीसी की, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय पाकिस्तान और बांग्लादेश के बकिया 14 ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अगर बांग्लादेश श्रीलंका में आकर भारत में खेलना चाहता है और श्रीलंका में आकर खेलना चाहता है, भारत में नहीं खेलना चाहता, तो उसको निकालकर स्कॉटलैंड को लाया जाए। तो इसका मतलब है कि भारत डोमिनेट कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। जो भारतीय जराए वो ये कहते हैं कि जनाब ताखीर कर दी इस तरह की चीजों में, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हो रही थी तो भारत ने 2-3 महीने पहले कहा था कि जी हम नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी खदशात है। लेकिन जो आपने शुरू में कहा ना फवाद, दोहरा मयार है। उस वक्त तो उन्होंने कहा आईसीसी ने कि जी जब कोई मुल्क की हुकूमत उसको खेलने की इजाजत नहीं दे रही तो उस सूरत में उसके मैचेस कहीं और कराए जाए, और ये मौकिफ उन्होंने भारत के साथ इख्तियार किया। लेकिन अब जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमारी हुकूमत सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर नहीं खेलना चाहती भारत में जाकर, तो उसके खिलाफ जो है एक तरह से कार्रवाई शुरू कर दी गई है कि जी उन्होंने डेडलाइन दे दी। और फिर उसके बाद अब ये फैसला हुआ है कि जनाब अब ऐलान अभी तक ऑफिशियली आईसीसी ने नहीं किया है। इजलास आज हफ्ता है, हफ्ते वाले दिन जय शाह जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नमीबिया गए हुए थे, आईसीसी के चेयरमैन, वो स्पेशली रात को दुबई पहुंचे। आज मीटिंग हो रही है, एक अहम मीटिंग है, और बांग्लादेश आईसीसी के गले की एक ऐसी हड्डी बन गया है जिसे ना वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो उनके लिए मुश्किल सूरत हाल तो है, फाइनेंशियल उन्हें लॉसेस होंगे, उसके अलावा अचानक स्कॉटलैंड को लाकर उन्हें खिलाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। बांग्लादेश कोई हल्की टीम नहीं है फवाद। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ 2024 में, पाकिस्तान ने तो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। और एशिया के 5 ममालिक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो किस तरीके से आप बांग्लादेश को आइसोलेट करेंगे? मुझे लगता है भारतीय हुकूमत का ये रवैया है, क्योंकि बांग्लादेश की हुकूमत तब्दील हुई, हसीना वाजिद भागकर जो है वो भारत में उन्होंने पनाह ले ली। 12 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं बांग्लादेश के, तो वो सारा, और फिर भारत ये इल्जाम लगा रहा है जी हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। खुद भारत में मुसलमानों पर कितने मजालिम हो रहे हैं, कभी उसने इस तरफ देखा? तो मुझे लग रहा है कि ये भारत की इंतहा पसंद हुकूमत जो है नरेंद्र मोदी की, ये उसकी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से क्रिकेट में दरार पड़ गई है, और आइंदा आने वाले वक्त में इसके असरात बड़े खतरनाक साबित होंगे। बेग साहब, दरार की आपने बात की, तो ये तो हैंडशेक से शुरू हुई थी दरार तो तब भी थी कि जब जो है वो पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था हिंदुस्तान ने। तो हिंदुस्तान के रवैये को कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर जो है वो पाकिस्तान के साथ ये मामला दरपेश हो कि पाकिस्तान कहे कि हम हिंदुस्तान नहीं जा सकते, ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो ज़ाहिर है कुछ सीरीज़ के लिए या कुछ मखसूस टूर्नामेंट्स के लिए था, तो ये हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान है ये भी एक तरफा होगा कि हिंदुस्तान की जब बारी आएगी तो हाइब्रिड मॉडल आ जाएगा। अगर पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में ये कहे कि हम नहीं जा सकते हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान के लिए ये जो है वो मयार नहीं होगा। नहीं, उनके लिए जवाब है। वो अब देखें ना, पाकिस्तान ने अपनी शराइत को मनवाया कि अगर भारत यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में नहीं खेलेगा। यही वजह है कि 7 फरवरी से जो T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है उसका जो शेड्यूल तरतीब दिया गया है, पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में है। और अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है इंशाल्लाह या फाइनल में, तो वो भी टेंटेटिवली श्रीलंका में रखा गया है। तो यहाँ तो पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई है कि किसी तरीके से। लेकिन जो आपने दरार की बात की फवाद, मुझे लगता है इसके असरात आइंदा आने वाले दिनों में बड़े खतरनाक साबित होंगे। अब क्रिकेट को सियासत का वो अखाड़ा बना दिया गया है, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें। और जब से
2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, उन्होंने क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1.25 अरब की आबादी वाला भारत, जहां क्रिकेट बड़ा मकबूल खेल है और फिर उनके पास स्पॉन्सर भी बहुत ज्यादा है, तो वो इसको अवाम के जज्बात की, जिसे कहते हैं कि नब्ज समझते हैं, वो समझते हैं कि क्रिकेट को हम एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अवाम में हमारी मकबूलियत बढ़ेगी। यही हुकूमती रवैया, वरना हुकूमत कहाँ मदाखलत करती है, क्रिकेट में तो कोई मदाखलत होती नहीं थी मादी में, ये भारत ने शुरू किया है। मेरे ख्याल में इसके असरात बड़े खतरनाक साबित होंगे। भारत सियासत में कहाँ गई आईसीसी, सो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका पुराना नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, अब ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर रह गई है। आप देख लेना, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है संजीव गुप्ता, वो भारत से, जय शाह चेयरमैन वो भारत से, उनका आईसीसी का डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन वो भारत से, बेशुमार लोग भारत से। तो इसका मतलब है कि ये आईसीसी तो रही नहीं न्यूट्रल, ये बॉडी तो रही नहीं, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले वक्त में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अच्छा बेग साहब, थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाएं तो बाबर आजम जो थे वो बिग बैश के अंदर उनके साथ जो स्मिथ वाला पूरा एक वाकया था जिसमें वो बल्ला क्रीज पे जो बाउंड्री के ऊपर मारते हुए जाए थे नाराज होकर, तो अगर इस वाकये को एक और तनाजुर में आप देखें तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि बाबर आजम दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं, उनको फास्ट प्ले करने के लिए अब लोग कैपेबल नहीं समझते, उनके एक ब्रांड की वजह से उनको बुला तो लिया गया, लेकिन खुद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ये नहीं समझते थे कि वो लाठीचार्ज कर सकते हैं। अरे उनको बुला तो लिया फवाद, लेकिन उनकी फेस सेविंग के लिए आखिरी 2 मैचेस से पहले ही उनको पाकिस्तान भेज दिया गया कि वो नेशनल ड्यूटी पे जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मुआहदा था कि जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जाएंगे वो इस सीरीज के बिग बैश के मुकम्मल होने तक वहां रहेंगे। चले उसकी टीम जो थी शादाब खान की, वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, आगे नहीं जा सकी, लेकिन रिजवान भी वही थे, हारिस रऊफ भी वही, लेकिन बाबर आजम 202 रन उन्होंने बनाए 11 मैचेस में। आप देखें उस तरह की वो बैटिंग का मुजाहरा कर ही नहीं सके, और मैं हैरान हूं कि एक आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाकर पाकिस्तानी टीम में शामिल कर लिया। आखिर सिलेक्टर्स कहाँ सो रहे हैं? सिलेक्शन कमेटी का कोई इजलास हुआ, कोई प्रेस ब्रीफिंग हुई, कोई सिलेक्शन कमेटी जो ऐलान करती थी माजी में, जो वतीरा रहा है कि टीम का ऐलान करते थे, सवाल जवाब लेते थे, कुछ भी नहीं हुआ और टीम का ऐलान कर दिया इन्होंने। और आप अंदाजा लगाएं कि वर्ल्ड कप सर पर है, 7 फरवरी को पाकिस्तान का पहला मैच है नेदरलैंड से कोलंबो में, और पाकिस्तान उन मुमालिक में शामिल है जिन्होंने अब तक वर्ल्ड कप के लिए अपने हतमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान ही नहीं किया। तो क्या वजह है? ये इनकॉम्पिटेंसी है, इनडिसीजन की वजह है या कोई और वजह है? आखिर कर देना चाहिए ना। खिलाड़ियों के सरों पर भी आपने तलवार लटकाई हुई है। आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए आपने ऐलान कर दिया, अब खिलाड़ी इस मखमसे में मुब्तला होंगे कि क्या हम कोलंबो जाने वाले जहाज में सवार होंगे या नहीं होंगे। तो ये इनकॉम्पिटेंसी है सिलेक्शन कमेटी की। एक सिलेक्टर तो रिजाइन कर गए, अजहर अली, अब बचे बकिया 3 सिलेक्टर्स, आकिब जावेद, होलसोन है, उनके अलावा इन्होंने अंपायर अलीम डार को सिलेक्टर बना दिया, हालांकि उनका काम था पाकिस्तान में अंपायरिंग के मयार को बेहतर बनाने के इकदाम करना। और एक सिलेक्टर असद शफीक है जो बेचारे बस सुनते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, बस तनख्वाह ले रहे हैं। तो अल्लाह ही हाफिज है फिर इस तरह की अगर सिलेक्शन होगी तो। बेग साहब, क्या बाबर आजम में कोई ग्लिच आ गया है, वो उस ग्लिच से निकल ही नहीं पा रहे, अब उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है? क्योंकि माजी में भी हमने बहुत सारे क्रिकेटर देखे कि जो परफॉर्म तो अच्छा करते थे, लेकिन जहां वो फंस गए उसके बाद वो निकल नहीं सके और उसके बाद उनका करियर ही खत्म हुआ। तो क्या खासतौर पर बैट्समैन के मामले में ज्यादा होता है? तो क्या बाबर आजम अब आपको लगता है कि अब करियर के उस जवाल की तरफ जा रहे हैं कि जो फंस चुके हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर, तेज पिचेस के ऊपर तो अच्छा खेलते थे। आपने सही कहा फवाद। मई 2015 में बाबर आजम ने अपने करियर का पहला इंटरनेशनल मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। 10 बरस से ज्यादा का अरसा हो गया। उतार चढ़ाव आते हैं क्रिकेटर्स की, बैट्समैन की फॉर्म खराब होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम को जो हाइप मिली है, जो उनके एजेंट हैं, जो उनकी प्रमोटिंग एजेंसी है, उन्होंने उनको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जो बंद गली है, जहां से वापसी का रास्ता नहीं। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप खेलेंगे। अब आप देखिए सिडनी सिक्सर्स ने सबसे महंगा क्रिकेटर खरीदा था बाबर आजम को इस तवक्को पर कि वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्या 202 रन 11 मैचेस में, सिर्फ 2 निस सेंचुरियां, स्ट्राइक रेट उनका देख लें। उन्होंने सिडनी में इनके लिए एक स्टैंड भी बनाया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बाबरिस्तान के नाम से, लेकिन ये उसको कैश नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि जब आदमी अपनी फूफा में आ जाए कि कहे कि बस मुझसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, बाबर आजम का रवैया बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि जब उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ
तो उनका रवैया यकसर तब्दील हो गया। तो ये इज्जत, दौलत, शोहरत, इसको हजम करना बड़े ज़र्फ की बात होती है। मुझे लगता है वो उनके दिमाग पे सवार हो गई शोहरत, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी में जवाल पैदा हुआ है। बल्कि ये है कि वो अपने फैंस, मेरे जैसे फैंस जो हैं, वो भी आज आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या बाबर ग्लिच में आ गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। वरना बेग साहब, हम तो बाबर के बड़े फैन थे, हम तो कोशिश करते थे वो सवाल ही ना करें कि जिसमें बाबर आजम के हवाले से कोई ऐसी बात आ जाए कि जिससे जो है वो हमें जो है नुकसान पहुंचे, हमें दुख पहुंचे। लेकिन अब सूरत हाल ये आ गई, जब क्रिकेटर परफॉर्म नहीं करता तो अल्टीमेटली फिर क्वेश्चंस भी होते हैं और फिर वो फैन क्लब भी खोता जाता है। अच्छा, एक मामला हुआ है कल, बड़ी सारा दिन बड़ी खबरें चलती रही, कौमी क्रिकेटर से फ्रॉड हो गया है। तो किसको कोई आप इस काबिल समझते हैं कि इस पे तबसरा किया जाए, या ये लेफ्ट करने वाली है? देखिए, एक तो बाबर को मैं जवाब दूं फवाद, जो आप भी फैन थे, किंग बाबर हो गए थे ना, उनको किंग बना दिया था, बादशाह सलामत बना दिया था। और वो उनको सब, उनकी जो एजेंसी है जो उनको चलाती थी, साया कॉर्पोरेशन, उन्होंने किंग बाबर बनाया था। अब बेचारे बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, दुआ करें पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान की सब कैप उन्होंने अपने सर पर सजाई है, कुछ परफॉर्म करे। जहां तक अरबों रुपए मालियत के मामले का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के एक फॉर्मर कैप्टन जो थे, उनके कहने पर बकिया खिलाड़ियों ने इन्वेस्टमेंट की, और ये तो अब पाकिस्तान में ट्रेंड चल निकला है। आपने डबल शाह का भी पढ़ा होगा, आप तो सियासत की प्रोग्राम करते हैं, देखा होगा, और भी कई जगहों पर आपने देखा होगा कि लोग मुनाफे के लालच में अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं और फिर 2-3 महीने तक उन्हें मुनाफा मिलता है और फिर उसके बाद वो बिल्कुल दर बदर सरगर्दा और परेशान फिरते रहते हैं। यही हुआ। वो साहब अमेरिका में है, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, मुझे उनका नाम पता है। और बाबर आजम ने दिलचस्प बात की कि उनकी कंपनी के इश्तिहार में भी काम किया है। अच्छा। दिलचस्प बात है। हाँ, तो वो सब क्रिकेटर्स ने, जो पैसे की चमक ने क्रिकेटर्स की आंखों को खीरा कर दिया था, और बात के एक आदमी इतना ज्यादा मुनाफा दे रहा है। बाद लोग तो ये कह रहे थे कि जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ये था कि जनाब हम आपको मुनाफा देते रहेंगे और अगर हमारा नुकसान होगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। तो इन्होंने कहा इससे अच्छी क्या डील हो सकती है कि नुकसान भी वही बर्दाश्त कर रहा है तो मुनाफा भी दे रहा है। उसमें कई क्रिकेटर्स के पैसे शामिल हैं और बेचारे अब क्रिकेटर्स जो हैं वो इसको मंजर आम पर नहीं लाए, लेकिन एक हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह खान, वो यूट्यूब करते हैं, वो दुनिया न्यूज से भी वाबस्ता रहे, उन्होंने ये ब्रेक की स्टोरी, और मुझे नाम पता है उस साहब का, वो साहब गायब है, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको अप्रोच किया जा रहा है। वो अमेरिका में होते हैं साहब, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कराई है, और वो पाकिस्तान में भी कई जगहों पर उन्होंने स्पॉन्सरशिप की है। तो अब देखें कि किस तरीके से वो पकड़े जाते हैं। इसमें ये 7 सितंबर 7 समंदर पार की जो इन्वेस्टमेंट थी ये डूब गई है, मुझे लगता है डूब गई। इसमें सबसे कम पैसे जो थे वो आसिफ अली के थे, 1 करोड़ रुपए, बकिया किसी के 10 करोड़, किसी के 30 करोड़, जिन साहब ने करवाई इन्वेस्टमेंट उनके 40 करोड़। तो 2 अरब से ज्यादा पैसे बन रहे हैं ये क्रिकेटर्स के। तो अब आप देखें कि क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, लालच फिर इंसान की आंखों पे पट्टी बांध देती है। अच्छा, बेग साहब एक आखिरी चीज पे तबसरा कर जाएगा। फीफा के सदर कहते हैं वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल उनको नजर आता है। क्या फुटबॉल का पोटेंशियल पाकिस्तान में लियारी के अलावा भी कहीं पर आपने देखा? इतने अरसे से आप स्पोर्ट्स की जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में मुझे तो कोई संजीदा आदमी नजर नहीं आया फुटबॉल खेलता हुआ, बल्कि ये तो स्लिप हो गए थे एक दफा जाके किसी मुल्क में। नहीं, देखें, दरअसल फुटबॉल की जो सियासत रही है ना फहद पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन जो फीफा है उसने पाकिस्तान के लिए एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई कि इलेक्शन कराएगी, ये सब कुछ हुआ। एक और साहब आ गए थे कनाडा से, और वो जो थे वो खिलाड़ी थे उसके गोल्फ के, और वो आके फुटबॉल को संभालने गए थे। लेकिन अब तवक्को ये है कि मोहसिन गिलानी साहब जो नए सदर हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, उनके आने के बाद उनके कनेक्शन भी हैं, वो AFC से भी वाबस्ता रहे और उनके फीफा में भी कनेक्शन है। तवक्को की जा रही कि अब फुटबॉल बेहतरी की तरफ गामजन होगा, क्योंकि पैसा इतना आ रहा था ना कि गोल प्रोजेक्ट डॉलर्स में फीफा इमदाद देती थी, जो इमदाद रोक दी गई। लोग लालच में आ गए, जिसकी वजह से ग्रुप बंदियां हो गई, कुर्सी के हुसूल की जिद्दोजहद, जिसकी वजह से फुटबॉल का खेल तबाह हुआ। वरना पोटेंशियल है पाकिस्तान में लियारी के अलावा भी। आप देखें कि वो बेल्ट जो है, जैसे कहना चाहिए कि रावलपिंडी की तरफ जिसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं उस बेल्ट को, हॉकी के प्लेयर ज्यादा हैं, जितने लड़के हैं वो तो उस तरफ से आए। लेकिन ये पोठोहार की बात कर रहा हूं मैं। पोठोहार के उधर जो वेल बिल्ड खिलाड़ी है वो आते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। कई खिलाड़ी आए हैं, और फिर क्वेटा से आप देखें ईसा आया, तो बेशुमार खिलाड़ी आए हैं। तो अगर फुटबॉल दुरुस्त समत पे जाए, अगर
ऑर्गेनाइजर्स बेईमानी ना करें, पैसे पर उनकी नजरें ना हो, फुटबॉल के साथ मुखलिस हो, तो हो सकता है। ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि मोहसिन गिलानी के आने के बाद, क्योंकि वो काफी अरसे से फुटबॉल से वाबस्ता रहे, इलेक्शन भी हुए, सियासत भी हुई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बेहतर सम की तरफ हम चले जाएंगे। बेग साहब, मेरी मालूमात के लिए, नाज़रीन की मालूमात के लिए, पाकिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है फुटबॉल का? क्लब्स वगैरह, ग्राउंड्स हैं उस तरह से जिस तरह से जरूरत होती है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। एक जमाने में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पाकिस्तान की प्रीमियर फुटबॉल लीग कराती थी। उस लीग से बड़े खिलाड़ी आए। एक प्राइवेट चैनल ने भी टूर्नामेंट कराया कराची में, जहां जूते, किट्स वगैरह दी गई। फुटबॉल के ग्राउंड्स तो मौजूद हैं, लेकिन फुटबॉल को चलाने वाले जो हैं वो अपने आप को चलाने के चक्कर में लगे हुए थे, जिसकी वजह से खिलाड़ियों का इस्तेसाल हो रहा था। आपने देखा होगा कि फुटबॉल के हवाले से मुदारे भी हुए कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी को खत्म किया जाए, और बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई। तो अब देखें, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में फुटबॉल बेहतर है। ऐसा नहीं कि आप नाउम्मीद हो जाएं, लेकिन मोहसिन गिलानी से तवक्कुआत वाबस्ता है, बशर्ते कि वो सियासत की नजर ना हो जाए। वो कॉम्पिटेंट आदमी है, यंग है, काम करना चाहते हैं। मेरे रिश्तेदार नहीं जो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं इलेक्शन में भी गया था जब लास्ट ईयर मई में इलेक्शन हुए थे लाहौर के एक 5 स्टार होटल में, तो मैंने देखा मोहसिन गिलानी एक्टिव है। और अब आप देखें कि कराची में फरवरी के पहले हफ्ते में चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम फुटबॉलर्स हिस्सा लेंगे। तो मोहसिन गिलानी से कहते हैं ना कि अच्छे की तवक्को रखें तो अच्छे ही होगा।